विसरण को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं, यह घटना हमारे जीवन में प्रतिदिन होती है। आपने कभी बत्ती कमरे में लगाते हैं, थोड़ी समय में वह खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। आपने कभी यह देखा कि यदि हम इत्र एक जगह में या परफ्यूम हम प्रेस करते हैं तो वह थोड़ी देर में उसकी खुशबू सभी जगह फैल जाती है। और यदि मैं एक बीकर में पानी लूं और इस बीकर में मैंने यहाँ पे कुछ बूंदे स्याही की डाल दी, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ बूंद 2 या 3 बूंद मैंने स्याही की डाल दी। मैं क्या देख रहा हूं कि थोड़ी समय में यह स्याही पूरे पानी में समान रूप से फैल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह सांद्रता के अंतर के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्याही की बूंद है, वहां पे स्याही की सांद्रता अधिक है उसके पानी की अपेक्षा। तो यह समान रूप से जब तक न फैल जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। जब तक सांद्रता एक समान न हो जाए वह क्रिया चलती रहेगी। इसी को तो हम विसरण कहते हैं, अर्थात यह पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। चाहे वह अगरबत्ती हो या वो गैसेस फॉर्म में है, और चाहे वह इत्र हो या वह स्याही हो, यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने के कारण यह पूरे पानी में एक समान रूप से फैल जाती है। अब हम विसरण को इस प्रकार से बोल सकते हैं कि विसरण जो होता है गैस, द्रव तथा विलेय। विलेय क्या होता है? यदि मैं एक यहां पे पानी रखा हुआ है, या इसमें मान लो कि 100 ml पानी है, मैंने इसमें 1 चम्मच क्या किया, नमक डाल दिया, तो यहाँ पे पानी जो है वह विलायक है और नमक जो है वह विलेय है। तो गैस, द्रव तथा विलेय के अणुओं की उसके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता की क्षेत्र, देखिए अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि किसी पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से फैल न जाए। ये स्याही है, ये स्याही का इसमें इस प्रकार से विसरण होना, यह क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि यह प्राप्त स्थान में समान रूप से फैलने जाए, यह विसरण प्रक्रिया होती है। अब हम इसका कोशिका से क्या लेना देना है? अब कोशिका में भी यह प्रक्रिया होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा या पैरामीशियम, यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें विसरण की प्रक्रिया में इनका शरीर पूरा भाग लेता है, अर्थात भोजन इनका कोशिका झिल्ली के द्वारा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के द्वारा आ रही है। तो यहाँ पे यह जो क्रिया हो रही है यह कोशिका झिल्ली के द्वारा हो रही है और इसमें जीव का पूरा शरीर भाग ले रहा है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव या हम मानव की बात करें तो यह क्रिया किसी शरीर के खास हिस्से के द्वारा यह होती है। जैसे मैं सांस लेता हूं तो सांस लेने में मुझे एक तंत्र का हमारे शरीर में निर्माण होता है जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं। यहाँ पे गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है मेरे फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा हो रहा है। इस प्रकार से जो लंग्स होता है, इस लंग्स में दोनों ओर से यहाँ कुपिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे गैसों का CO2 तथा O2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में यह क्रिया शरीर के किसी खास हिस्से के द्वारा होती है। और यदि हम बात करें कि हम पानी भी पीते हैं तो इसका भी शरीर में कुछ न कुछ आदान प्रदान होता है। इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। यहाँ पे
उसी प्रकार जो भोजन लेते हैं, यह भोजन के लिए हमारे शरीर में भी एक तंत्र का निर्माण होता है जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। हम भोजन लेते हैं, कोशिका हमारे आहार नाल के द्वारा यह पाचित होता है तथा यह रुधिर में अवशोषित होकर विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में यह विस्तृत कर दिया जाता है। तो यह बहुकोशी के जीवों में किसी खास हिस्से की जरूरत है। यदि मैं पौधे की बात करूं तो पौधों में जो पत्तियां होती है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी पानी का नियमन उस पर्टिकुलर उस क्षेत्र के द्वारा होता है। अतः मैं कह सकता हूं कि यह जो क्रियाएं होती है बहुकोशी के जीवों में कुछ खास हिस्सों के द्वारा होती है, जबकि एक कोशिकीय जीव वह पूरा शरीर उसका यह क्रिया में भाग लेता है। तो इस प्रकार से यह विसरण हो गया। अब हम इसके बाद में इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परासरण। अब हम समझते हैं परासरण को। देखो, कोशिका के अंदर विसरण के तरह ही एक क्रिया और होती है, एक प्रक्रिया और होती है जिसको कि हम परासरण कहते हैं। परासरण क्या होता है, इसको डिफाइन करने या इसको परिभाषित करने के पहले हम कुछ प्रक्रिया को या कुछ क्रियाकलापों को यहाँ पे समझते हैं तथा इसको आसानी से हम उसको और भी अच्छे से समझ सके। आप सलाद देखा है, हम क्या करते हैं, खीरे को छोटे छोटे पतले पतले पीस काटते हैं। यहाँ पे हम प्याज को पतले पतले पीसों में काटते हैं तथा टमाटर को भी पतले पीसों में काटते हुए एक प्लेट सजा देते हैं और उसके ऊपर क्या डालते हैं, नमक। और नमक हम खाना खाने के जस्ट पहले डालते हैं। अगर हमने खाना खाने के 1 घंटे पहले उसमें नमक डाल दिया तो क्या होगा, क्या देखते हो आप कि नमक डालने पे 1 घंटे बाद में या आधे घंटे बाद में उसमें प्लेट में नीचे की तरफ पानी आ जाता है। यह पानी कहां से आता है, इसमें क्या ऐसी प्रक्रिया होती है कि खीरे टमाटर तथा प्याज के ऊपर हम पानी नमक डालते हैं तो उससे पानी निकल आता है। एक प्रक्रिया और देखते हैं, यदि हम किशमिश देखिए, किशमिश सभी के घर में होती है। यदि किशमिश क्या होती है, अंगूर होते हैं, अंगूर देखे ना, अंगूर को प्रोसेस करके इसको बनाते हैं। क्या होता है, अंगूर को सुखा के इस प्रकार से सिकुड़ी हुई यह अंगूर का ही भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, किशमिश। ठीक, यह किशमिश को यदि हम ऐसे यहां पे हम पानी में डिप करते हैं, पानी में क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी में डालने के बाद क्या होता है। ये क्या लिया मैंने, मान लो मैंने यहां पे 100 ml क्या लिया, पानी लिया। ठीक, इसमें मैंने क्या डाल दिया, इस किशमिश को डाल दिया, ये डाल दिया। इसके अंदर क्या है, पानी। अब इस जार में पानी में आधे घंटे के बाद हम या 1 घंटे के बाद क्या करते हैं, इसका अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन में क्या दिखता है, हमें क्या ऑब्जर्वेशन होता है कि यह जो किशमिश थी वह आधे 1 घंटे के बाद में क्या हो जाती है, अच्छी खासी फूल जाती है। क्या हुआ यहां पे कि किशमिश आधे घंटे के बाद में क्या हुआ, फूल गई, पहली चीज। दूसरे, अब यही फूली वाली किशमिश को हम क्या करते हैं, मान लो ये फूली हुई किशमिश है, इसको मैंने क्या किया, एक दूसरे जार में डाला तथा इस जार में मैंने क्या किया, 2 चम्मच नमक डाल दिया, 2 टेबल स्पून क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, या जिसको हम साल्ट या NaCl भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। यहां पे इस किशमिश को मैंने डाल दिया तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है, 1 घंटे बाद में हम देखते हैं कि यह किशमिश जो है वह क्या होती है, फिर से सिकुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है, यहां पे ये जो नमक का पानी है,
नमक का पानी, या इसको बोलते हैं साल्ट विलियन। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, यह सिकुड़ गई। अब क्या हुआ इसमें, ये कोई प्रक्रिया तो हुई होगी कि हमने सलाद के ऊपर पानी डाला तो क्या हुआ, थोड़ी देर में नमक से पानी नीचे की ओर आ गया, सलाद से पानी छूट गया। यहां पे हमने किशमिश को पानी में डाला तो क्या हो गया, किशमिश फूल गई। यहां पे हमने फूली हुई किशमिश में नमक के पानी में डाला तो फिर से सिकुड़ गई। ये क्या हो रहा है, इसी चीज को तो हमें समझना है कि यह किशमिश भी जो होती है वह एक कोशिका के जैसे ही होती है। इसमें भी एक कोशिका के साइटोप्लाज्म के जैसे एक साइटोसोल होता है, इसमें कुछ लवण होते हैं, और इस लवण के कारण हम इसको अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पानी इसमें अंदर की ओर जाना शुरू हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है, पानी बाहर से अंदर की ओर किशमिश में इंटर कर रहा है या प्रवेश कर रहा है, इसके कारण यह किशमिश जो है वह फूल गई। दूसरे इसमें देखते हैं, हमने नमक वाले विलियन में इस किशमिश को डाला तथा यह किशमिश थोड़ी देर बाद में, आधे एक घंटे के बाद में यह फिर से सिकुड़ गई। क्या हुआ, इसमें से पानी जो है वह बाहर चला गया क्योंकि यहाँ पे नमक वाला पानी है। तो यह प्रक्रिया हो रही है। उसी प्रकार जो सलाद होता है जिसमें टमाटर, खीरा और हम क्या ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, वो भी तो ये कोशिकाओं से बने हुए हैं। प्याज भी क्या है, कोशिकाओं से बना हुआ है। ककड़ी या खीरा क्या है, वो भी कोशिका से बना हुआ है। टमाटर भी क्या है, यह भी एक कोशिका से बना हुआ है। तो इसमें जब हम नमक डालते हैं तो उसका पानी बाहर की ओर आ रहा है, अर्थात यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे यह अधिक सांद्रता से पानी के अणु जो है वह कम सांद्रता की ओर आ रहे हैं, क्योंकि किशमिश में पानी की सांद्रता कम है, उसके बाह्य वातावरण में पानी की सांद्रता क्या है, इसके चारों ओर पानी की सांद्रता ज्यादा है। तो पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है, या पानी के अणु की जो गति है वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रही है, इसलिए यहाँ पे किशमिश फूल गई। अब यदि मैंने नमक के पानी में इस किशमिश को डाला तो किशमिश में पानी की सांद्रता ज्यादा है, उसके बाह्य वातावरण में पानी की सांद्रता कम है, क्योंकि इसमें हमने नमक डाल दिया था, यह सांद्र प्रकार का विलीन हो गया, तो इसका पानी बाहर चला गया, तो फिर से किशमिश क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो इसी क्रिया को तो हम परासरण कहते हैं। इसका कोशिका से क्या संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि कोशिका के अंदर भी यह विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती है। यदि कोशिका को हम अलग अलग प्रकार के विलयनों में डालते हैं तो यह अलग अलग प्रकार के हमें रिजल्ट आते हैं। हम कोशिका को अलग अलग प्रकार के विलयनों में डालने के पहले हम इन विलयनों के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। इसके अलावा हमें 3 विलयन प्रकार के अलग अलग मिलेंगे, अति पराशरी, अल्प पराशरी तथा समपराशरी विलयन मिलेंगे। तो ये 3 प्रकार की ये विलयन तथा सांद्र तथा तनु विलयन को हमें यहाँ समझना जरूरी है। उसके बाद हम कोशिका में किस प्रकार से परासरण की क्रिया होती है उसको समझेंगे, और उसके बाद हम परासरण की परिभाषा को यहाँ पे व्यक्त करेंगे। तो हम अलग अलग प्रकार के विलयन को यहाँ पे हम समझते हैं।